मणि ब्रह्मदत्त साहब हैं और इन्होंने तकरीबन 60 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। उसके अलावा एक बेहतरीन शायर हैं। शायर ऑथर होने के साथ साथ एक बेहतरीन शख्सियत हैं। आप इनसे आज मिलेंगे, आप इनकी बातें सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी एक मुलाकात इनके साथ हुई है, लेकिन उस एक मुलाकात में मैं काफी इम्प्रेस हुआ ब्रह्मदत्त जी से। तो हमने सोचा क्यों ना ब्रह्मदत्त जी से मुलाकात की जाए और फिर उनके जो सफर है उनका उसके बारे में बात की जाए। तो एक बार और सर आपका वेलकम हमारे इस प्रोग्राम में। सर धन्यवाद आपका, विशेष आभार कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ आपका, इतना स्नेह और इतना प्यार कर रहे हैं। सर जैसा कि आपका ताल्लुक खुर्जा उत्तर प्रदेश से है, तो थोड़ा सा आप अपने अपने बारे में बताइए कि आपकी शुरुआत जो है किस तरीके से हुई। मतलब शुरुआती तालीम आपने उत्तर प्रदेश में ही ली या फिर किसी और जगह से आपने हासिल की? सर मेरा जो जन्म है दिल्ली से एनसीआर में एक शहर है खुर्जा शहर, अब जो कि एनसीआर का पड़ता है, खुर्जा शहर से ही मेरी से तालीम है। खुर्जा शहर के एक पास गांव है जिसका मूल नाम है धराऊं, लेकिन वर्तमान में उसका जो नाम शहीद दाताराम नगर है। शहीद दाताराम नगर, चूंकि मैं कारगिल शहीद, मेरे छोटे भाई हैं शहीद दाताराम जी, सरकार ने अब उस गांव का नाम मेरे छोटे भाई के नाम पर रख दिया शहीद दाताराम नगर, जो कि खुर्जा से बिल्कुल है। तो वहां पर मेरा जन्म हुआ। वहां से जो खुर्जा शहर है वहां पर और अलग अलग जो शहरों में मेरी शिक्षा मैंने ली। जैसे आपसे मेरी पहले की थी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे आप सभी का आशीर्वाद है, आपकी दुआ है और खुदा का शुक्र है कि मेरे पास 8 मास्टर डिग्री हैं, जो कि मैंने सर धन्यवाद। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया सर, डिफरेंस स्टडीज में किया और हिस्ट्री में किया, दर्शन शास्त्र में किया, समाज शास्त्र में किया, एजुकेशन में किया, एंसेंट हिस्ट्री में किया। इस तरह से मैंने 8 विषय में एमए किया और उसके बाद मैंने लॉ किया। ये मेरा छोटा सा शिक्षा का कार्य है। उसके साथ में ही हम लोग सुनते थे कि फलाने ने डबल एमए किया है, डबल एमए किया। आपने तो सर सीधा 8 एमए किया है। मतलब ये नहीं सर, पढ़ाई से ज्यादा मोहब्बत थी या कोई और वजह थी कि मुझे एक्सप्लोर करना है खुद को? नहीं सर, दरअसल होता क्या है आप भी जानते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम शिक्षा को अनवरत नहीं रखेंगे, जितना ज्ञान हम ज्यादा लेते रहेंगे, निरंतर लेते रहेंगे, तो चूंकि आप और हम सभी लेखन के लोग हैं, अलग अलग विधाओं के, अलग अलग क्षेत्र के लेखन हैं, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि अगर हम शिक्षा में रहेंगे, हमारा पढ़ते तो है ही, ज्यादा पढ़ते हैं कम लिखते हैं, पढ़ने के साथ साथ अगर उसको डिग्री के रूप में भी कर लिया है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यही कारण रहा कि मैं लगातार पढ़ता रहा और अभी भी अगर आप ये कहें तो अभी भी मैं विद्यार्थी हूँ क्या कहना शिक्षा के। ये बहुत बड़ी बात है सर, और यही बात है जो इंसान को और बड़ा करती है कि वो कभी अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं मुकम्मल हो गया। जिस दिन ये मुकम्मल होने वाला अगर ख्याल आ जाए तो फिर तो वो खत्म है। सर जैसा कि आपने बताया दाताराम साहब जो कि आपके छोटे भाई थे, तो क्या कारगिल की तरफ जो है आपकी फैमिली से और भी लोग थे या सिर्फ वही आपके छोटे वाले भाई थे? हमारा मेरे 3 भाई भारतीय सेना में रहे हैं। तो मेरे से बड़े वाले भारतीय सेना में रहे हैं, मेरे से छोटे 2 भारतीय सेना में रहे हैं। तो मेरे से छोटे वाले दाताराम जी थे, 99 ऑपरेशन विजय में शहीद हो गए। तो उनके नाम पर उस समय तत्कालीन आप अगर खुर्जा शहर में गएंगे, भविष्य में मैं दरखास्त करूंगा कि उनके नाम पर हम 17 जुलाई को हमेशा उनका शहादत दिवस पर उनका कार्यक्रम हम हमेशा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कराते हैं, मुशायरा कराते हैं। तो उसमें मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस बार आपको ले चलूं। तो उसमें क्या हुआ कि खुर्जा शहर में उनके नाम से एक स्टैचू लगा हुआ है उनके नाम पर। उस चौक का नाम है, रोड का नाम है, मेरे मूल गांव के नाम से है, स्कूल का नाम है। और हम लोगों ने भी एक उधर की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं कि एक परंपरा है एक गेट बनवाने की, गांव के बाहर एक गेट बनवाने की। तो हमने जिस
स्कूल से उन्होंने 12th पास किया। उस स्कूल में हमने उनके नाम से एक बड़ा गेट भी बनवाया जो मेन गेट पर है। तो हम लोगों ने भी कोशिश की है, आप सभी के साथ बड़ा सहयोग रहा। और एक बात और कह दूं उन्हीं के साथ साथ, बेमती कर रहा हूं मैं आपसे कि शहीद आत्माराम जी के खुर्जा में जो स्टैचू लगा उसमें बहुत बड़ा योगदान, मैं राजनीतिक टिप्पणी और बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, खुर्जा शहर की उस समय नगर पालिका की चेयरमैन थी आदरणीय रजिया सलीम जी, रजिया सलीम खान। उन्होंने उनके सहयोग से और उनके प्रयास से ही जो स्टैचू लगा सन 2000 में, आदरणीय रजिया सलीम जी के सहयोग से ही उस स्टैचू को खुर्जा में लगा। हालांकि बहुत और साथियों को सहयोग लगा, लेकिन मैं मूल जो सहयोग था उस समय हमारे खुर्जा शहर की नगर पालिका अध्यक्ष थी आदरणीय रजिया सलीम जी, उनके सहयोग से, उनकी एनओसी से, और उन्होंने जो एक सिस्टम जो होता है कि भी प्रस्ताव पास कर नगर पालिका में, तो उनका सबसे बड़ा योगदान रहा, बाकी सभी का सहयोग रहा। तो मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम में, हालांकि वो मुझे सुन नहीं रही हैं, लेकिन चूंकि मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हम सभी के लिए और हमारे इस परिवार के लिए, कि उन्होंने अपने कर कमलों से देकर उस उनकी जो मूर्ति को खुर्जा में लगवाया। तो ये बड़ा सहयोग रहा है सर हमारी नगर पालिका। बहुत हमें बहुत अच्छी बात है, और जरूरी है कि हमारे जवानों को जो वो डिजर्व करते हैं वो मिलना चाहिए, चाहे वो जब तक हयात से हैं तब भी, और जब हयात नहीं है तब भी वो डिजर्व करते हैं कि वो जो उन्होंने देश के लिए और हमारे लिए किया है, हम उसका कभी भी उनकी मेहनत और उनके बलिदान का हम कुछ भी उतार नहीं सकते, फर्ज है हमारे ऊपर, तो हम उनको जैसे भी याद करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर। धर्मेंद्र साहब ये बताएं कि आप, क्योंकि आपके भाई लोग भी सेना में थे, क्या आप सर ख्याल नहीं आया कि मैं भी उसमें जाऊं, या आपने कभी कोई ऐसी तैयारी की? अब बातें निकली हैं तो जरा हम इस पे भी नजर चाहेंगे कि आप थोड़ा बताएं हमें। नहीं, मैं आपको अपना अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम सगे 6 भाई हैं, और 6 के 6, हाँ 6 के 6 एक समय बेल्ट की नौकरी में रहे हैं। हम लोग 6 के 6 भाई फोर्स हैं, लेकिन समय समय के हिसाब से जैसा लिया तो हमने स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति ले ली। तो लेकिन मैं उसमें रहा हूं, तो जो आर्मी वाला जो जज्बा होता है वो अपेक्षाकृत हम लोगों में नहीं होता, आप इस चीज को माने। जी जी। लेकिन ये सौभाग्य रहा है 6 के 6 भाई फोर्स में रहे हैं, और जो कुछ हम कर सकते थे आप सभी राष्ट्र के लिए हमने अपने स्तर पर किया सर। बहुत बहुत। सर आपको शायरी का मतलब लिखने का शौक कब पैदा हुआ? मतलब स्कूल टाइम में हुआ, कॉलेज टाइम में, या फिर कौन सा वो वक्त था? मैं ये जो आप इसको कह सकते हैं सर कि ये बचपन से एक जुनून है कि मेरे, ये हमें विरासत में मिला आपको, क्योंकि मेरे पिताजी भी लिखते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में किताबें लिखी जो प्रकाशित हुई, लिखा तो बहुत साहित्य और भी, लेकिन शायद क्या हुआ कि जब हमारे हाथों में आया तो हमारी बड़ी बेबाक, आप समझे कि हमारी लापरवाही की वजह से हमारे पिताजी का कुछ अप्रकाशित साहित्य वो हमारी लापरवाही से नष्ट हो गया। तो एक तो ये हमें विरासत में मिला, दूसरा मुख्य जो योगदान है, 2 लोगों का नाम जरूर लेना चाहूंगा। मैं एनआरसी कॉलेज खुर्जा का विद्यार्थी रहा हूं, तो हमारे इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम लारी आजाद साहब रहे हैं। उनको मैं इसलिए चाहूंगा कि उन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं को भारत और भारत के बाहर भी पहुंचाया। उनका एक संगठन है डॉक्टर लारी आजाद अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन। तो उस संगठन की वजह से वो बहुत सारी हमारी बहनों को और बहुत सारे हमारे भाइयों को हिंदी और अन्य भाषा के प्रसार प्रचार के लिए भारत से बाहर भी लेकर गए। तो जो मेरी पहली किताब थी, जो मेरा पहला प्रकाशित उपन्यास था, वो 2004 में आया। वो आदरणीय डॉक्टर लारी साहब के सहयोग से आया, उनके आशीर्वाद से आया। हम लोग तो लिखते रहे, तो उन्होंने कहा बेटे आप हमें इसको दीजिए, हम करेंगे। और एक चीज और उनके बारे में आप बता दो, उनके अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में। दुनिया का, मुझे जहां तक लगता है कि दुनिया का उन्होंने 75% हिस्सा घूमा है, लेकिन सहजता के आप अगर लारी साहब से कभी मिले या मिले होंगे
तो आपको लगेगा नहीं यार ये वही शख्स है जिसने दुनिया का 75% हिस्सा घूमा है, ये इतने साधारण व्यक्तित्व के मालिक हो सकते हैं। तो मेरी पहली पुस्तक लाने में आदरणीय डॉक्टर लारी साहब का विशेष रूप से योगदान रहा। और आप या यूं कह सकते हैं कि लारी साहब ने हमको कलम को ना हमको चलना सिखाया। विरासत में जो चीज मिली वो मिली, लेकिन जो चलना सिखाने वाली बात है तो वो उसका योगदान मूल रूप से आप आदरणीय डॉक्टर लारी आजाद साहब को देना चाहूंगा कि उनकी वजह से जो कुछ मैं लिख रहा हूँ या जो कुछ कर पा रहा हूँ, मैं विशेष रूप से उनकी वजह से हम लोग कर पा रहे हैं। जी सर। तो ब्रह्मदत्त साहब, अपनी पहली जो किताब थी ये किस टॉपिक पर थी, किस मौजू पर थी? मेरा जो पहला उपन्यास था एकांकी था, वो था भगत सिंह जी के ऊपर था, उनके जीवन के ऊपर था। एकांकी था क्रांति की लपटें। और उसमें एक चीज बता दूं कि जब उसका खुर्जा में 2004 में डॉक्टर लारी साहब ने जब उसका वो एक तरह से विमोचन कराया, तो आप कहेंगे कि उसमें शहीद अशफाक उल्लाह साहब के सगे पोते आए, उनका नाम भी अशफाक उल्लाह साहब है, उनके सगे पोते विमोचन करने आए। और परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव आए। उस समय मॉरिशस के हाई कोर्ट में थे मुकेश चूनी जी, वो भी आए। तो पहली पुस्तक पर भी पूर्ण लोग उस पर आए। तो मुझे फिर आपको पता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुझे लेखन में फिर अपने आप में पंख लग गए कि पहली पुस्तक को पूर्ण शख्सियतों के द्वारा अगर उसका विमोचन हो जाए। हाँ, और शहीद भगत सिंह जी के भतीजे कुलतार जी, शायद कुलतार नाम है, मैं नाम अगर सिद्ध ले रहा हूँ, तो सहारनपुर में रहते, वो भी आए। तो शहीद भगत सिंह जी के भतीजे के विमोचन में आए। अशफाक उल्लाह साहब के सगे पोते उस कार्यक्रम में आए। और परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी आए। और मॉरिशस के उस समय भारत में जो हाई कमिश्नर थे आदरणीय मुकेश चूनी जी, वो भी आए। तो आप उस स्थिति से लगते तो कि फिर जिस आदमी की पहली पुस्तक का विमोचन इस स्तर से हो, तो उसका तो एक तरह से घमंड आना स्वाभाविक है। ये कहो कि मुझे थोड़ा सा घमंड आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्मदत्त साहब, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी शायरी के, जो आपने इतनी शायरी लिखी है, उसमें से कुछ, अगर उस समंदर से कुछ कतरे निकाल कर आप हमें और हमारे श्रोता को सुनाना चाहें तो बहुत आभार होगा। मैं सर प्रयास करता हूँ। मैं ये तो कैसे कहूंगा कि ये शायरी क्या है, लेकिन मैं जो कुछ लिख रहा हूँ मैं आपकी नजर कर देता हूँ कि भाई जो ये तो आप ही बताओ कि भाई क्या लिखा और क्या नहीं लिखा। मैं कुछ चीज आप कर देता हूँ, क्योंकि मूल रूप से मेरा काम गद्य में ज्यादा है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आप जैसे सबके साथ बैठकर बस विद्यार्थी की हैसियत से लिखता रहूं और कोशिश करता रहूं। आप लाइन देख लें, ये तो आप बताएंगे कि ये शायरी क्या है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। कहता हूँ कि ये तुम्हारे जो तुम्हारे होने का दावा कर रहे हैं, ये तुम्हारे जो तुम्हारे होने का दावा कर रहे हैं, सच, ये तुम्हारे जो तुम्हारे होने का दावा कर रहे हैं, सच सियासत के खिलाड़ी हैं, सियासत कर रहे हैं, सच सियासत कर रहे हैं। समय रहते समझ जाओ तो है अच्छा, समय रहते समझ जाओ तो है अच्छा। ये बड़े चेहरे तुम्हारे दम पर ही सवारी कर रहे हैं, ये बड़े चेहरे तुम सवारी कर रहे हैं। और देखें सर कि मैं चूंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता हूं और कारगिल शहीद का भाई हूं। इस देश में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की क्या स्थिति है, उनके परिजनों की या देश के शहीदों की क्या स्थिति है, उस बारे में मैंने लिखने का प्रयास किया कि पिछली शताब्दी, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं सर, मैं अपनी बात रख रहा हूं, आप शायद इस चीज को कि मैंने लिखा कि जब पिछली शताब्दी गई तो मीडिया ने सर एक सर्वे किया कि इस सदी का महानायक कौन हो। तो उस देश में जिसमें स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, अंबेडकर साहब जैसे लोग हैं, अशफाक उल्लाह साहब जैसे लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग हैं, मौलाना अब्दुल कलाम साहब लोग हैं, बहुत सारी शख्सियतें उस देश में हुई।
और मैं एक चीज आपको बता कि जिस तरह से भारत में परमवीर चक्र हैं, 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, ऐसे ही 3 विक्टोरिया क्रॉस इस देश में रहे हैं। और 3 एक जान तो शायद होगी, उसमें से 3 पहले 11 विक्टोरिया क्रॉस जब रहे हैं तो उसमें 3 विक्टोरिया क्रॉस हमारे फक्र के साथ कहना चाहूं कि हमारे मुस्लिम समाज के 3 विक्टोरिया क्रॉस रहे हैं, जो कि उस समय जो स्वतंत्रता के बाद जो परमवीर चक्र की स्थिति है वो विक्टोरिया क्रॉस की स्थिति होती थी उस स्तर पर। तो मुझ जैसे व्यक्ति, मीडिया ने एक सर्वे किया कि सदी का महानायक कौन हो, जो मीडिया ने कह दिया वो हमने मान लिया। मुझे दुख हुआ कि जिस देश में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हो, भाकर नागर डेंगर बांध जैसे बनाने वाले इंजीनियर हों और 21 परमवीर चक्र विजेता जिस देश में हों, उस देश में मीडिया को महानायक नहीं मिलता। महानायक कौन मिलता है या किसको महानायक माना गया, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लाइन सुन ले जो मैंने लिखा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लिखा कि ठुमके लगाने वाले महानायक कहला रहे हैं। ठुमके लगाने वाले महानायक कहला रहे हैं, दुशासन और दुर्योधन जैसे संसद चला रहे हैं। ठुमके लगाने वाले नायक कहला रहे हैं, दुशासन और दुर्योधन जैसे संसद चला रहे हैं। शहीदों के हिस्से में तो आना ही था फांसी का फंदा। शहीदों के हिस्से में तो आना ही था फांसी का फंदा, जब वे लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह चला रहे हैं। जी तो मैं कोशिश की किसी के बिना विरोध के कि मैं अपनी बात कहूं कि इस देश में लोगों की क्या स्थिति है और जिस राजतंत्र को हम खत्म कर पाए थे, लेकिन वो लोकतंत्र के रूप में दूसरी तरह उसी तरह से हावी हो गया। तो ये मैंने थोड़ा सा लिखने का प्रयास। सर नहीं चंद्रमणि साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। और सवालों के सिलसिला शुरू किया। चंद्रमणि साहब मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपने ये लिखना शुरू किया, आपकी पहली किताब आ गई, जरूरी है कि उसके बाद आपके जो लिखने का जो कलम था वो और उसमें ताकत आ गई कि और बेहतर लिखा जा सकता है। आपने लिखते लिखते तकरीबन 60 से ज्यादा किताबें लिख डाली सर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 60 से ज्यादा किताबें लिखना। आज की डेट में आपने तकरीबन 60+ किताबें लिखी हैं। आखिर कैसा महसूस करते हैं आपकी अलग अलग किताबें, और हर किताब का एक अलग टॉपिक है। आपने महात्मा गांधी पे भी लिखा है, आपने भगत सिंह पे भी लिखा है, आपने दूसरे और जो है वीरों पर लिखा है, कुछ जो है स्वतंत्रता सेनानियों पर लिखा है। तो आखिर इतने सारा लिखना कैसा फील होता है? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को ऑथेंटिक लिखना चाहिए। मैं किसी का विरोध कभी नहीं करता, ना कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए मेरे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऐसा लिखें कि लिखा भी जाए और उसी अनुपात में पढ़ा जाए। अगर हम थोड़ा सा खोज कर लिखेंगे या थोड़ा सा किसी भी मुद्दे पर लिखेंगे तो जो थोड़ा सा ज्यादा दूर तक जाएगा, यानी ज्यादा दूर तक पढ़ा जाएगा, लोग उसमें थोड़ा सा आकर्षित होंगे। अगर मान लीजिए कि हम कोई बायोग्राफी लिख रहे हैं, हम और आप जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम किसी के विरोधी तो है नहीं। हमें तो लिखना है, हमें एक सलीके से लिखना है, ना हमें किसी के ऊपर, किसी के विरोध में या किसी की चाटुकार तो लिखनी नहीं है। हमें लिखना है, लेकिन हमें सलीके से लिखना है। और अगर हम मुद्दों पर लिखें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक और इसमें कहूं कि मान लो कि अगर मैं पुनः उसी बात पर आ रहा हूं कि अगर हमें मुझसे कोई व्यक्ति कहता है कि अभी एक मैं किताब बड़ी विवादपद सी लगेगी आपको, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। मैंने एक किताब लिख रहा हूं कि जो, चूंकि मैं बताना चाह रहा हूं उसके बारे में आंदोलन में भारत में बड़ी बेबाक की तरह से लिख रहा हूं कि स्वतंत्रता से बाद की जो हमारे मुस्लिम समाज की वास्तविक स्थिति क्या है। मैं उसमें बड़ा किसी का विरोध नहीं लिख रहा हूं, ना किसी के पक्ष में लिख रहा हूं। मैं एक बात उसमें लिख रहा हूं कि हमारे वर्तमान में 29 विधानसभाएं हैं, पीछे 30 विधानसभाएं थी। तो अगर आप विधानसभा की स्थिति देखें, बिल्कुल उसके लिए स्थिति देखें, आंकड़ों को देखें, तथ्यों को देखें, किसी का पक्ष वेक्ष ना देखें,
तो आप जम्मू कश्मीर की पिछली विधानसभा को छोड़ दें तो भारत में लगभग 30 विधानसभाओं में आज तक लगभग 400 के आसपास मुख्यमंत्री हो गए हैं, एवरेज, ठीक है सर, थोड़ा सा कम ज्यादा, लगभग इतने मुख्यमंत्री हो गए अगर सारों को आप देखें। लेकिन मुझे जैसे व्यक्ति को लिखना पड़ रहा है कि अगर आप हमारे मुस्लिम समाज की वहां स्थिति देखेंगे तो केवल 5 मुस्लिम समाज के हमारे मुख्यमंत्री हुए हैं। एक हमारे बिहार में हुए हैं, एक हमारे महाराष्ट्र में हुए हैं, एक असम में हुई हैं, एक राजस्थान में हुई हैं और एक मुझे जानकारी है शायद पांडिचेरी में हुई है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यह 450 या 400 के आसपास इस देश में मुख्यमंत्री है और हमारा एक समाज जो हमारा है, जन्मजात हमारा है। नागरिकता 2 तरह से होती है, सभी जानते हैं। जिस व्यक्ति ने जन्म यहाँ लिया है, जाहिर सी बात है दुनिया में उसकी नागरिकता वो ही मानी जाएगी जिसका जन्म यहाँ हुआ है। उस व्यक्ति ने जन्म यहाँ लिया तो उसका किसी व्यक्ति का हक यहाँ का है। तो एक तरफ हम 400 मुख्यमंत्री की लगभग लिस्ट उठा के देखें, एक तरफ हम 5 मुख्यमंत्री की लिस्ट उठा के देखें। तो जब मैं उस बात पर लिख रहा था तो कई मेरे मित्रों ने कहा कि भाई ये आप क्या लिख रहे हैं। बोला मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लिख रहा, मैं केवल एक वास्तविक भागीदारी की बात लिख रहा हूं कि वास्तविक भागीदारी कहाँ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। आप इसको विवादित माने तो माने, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कहें चनौड़ी जी आप यहाँ गलत कह रहे हैं। अगर मैं कोई आंकड़ों से अलग बात नहीं कह रहा हूं, क्यों नहीं होना चाहिए भाई। मैं कोई भी समाज, हमारा समाज है ना, जिसने यहाँ जन्म लिया है तो उसकी उसी तरह से भागीदारी होनी चाहिए। अगर आप दूसरे हिस्से में अगर आप लें तो फिर तो बीर अब्दुल हमीद साहब को भी हम नहीं कहेंगे, कैप्टन हनीफुद्दीन को साहब को भी हम नहीं कहेंगे, अशफाक उल्लाह साहब को नहीं कहेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को नहीं करेंगे, हमारे जो राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन साहब या बहुत सारे और भी बकरुल अली अहमद साहब नहीं कहेंगे। तो मैंने मुस्लिम लोगों ने कहा जी आप विवादित लिख रहे हैं। मतलब मैं विवादित बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ, ना विवादित लिख रहा हूँ। मैं जो सच है, सच की भागीदारी को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हम अगर किसी व्यक्ति को उनकी भागीदारी की बात नहीं करेंगे और हम चाटुकारिता की बात करेंगे तो भाई मैं वो नहीं कर सकता। मैं इसलिए हाँ भी कह रहा हूँ और मैं सॉरी कह रहा हूँ कि अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आए, लेकिन मैं जो सच यही कहूंगा कि भाई जो समाज का हमारे यहाँ हर मामले में महत्वपूर्ण योगदान है तो उसके व्यक्ति की भागीदारी की बात भी करनी चाहिए। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, या मैं गलत कौन सा कर रहा हूं अगर मैं उपन्यास को ला रहा हूं। वो जो है उपन्यास है सर, और हर किसी को आजादी है, वो लिख सकता है और लोकतंत्र में हर कोई अपनी बातें रखने का जो है हकदार है। मेरा सवाल ये है चंद्रभाई साहब, मैं अक्सर आपकी पोस्ट देखते रहता हूँ, आप अलग अलग जगह मुशायरों में शिरकत करते हैं, कभी गोष्ठी में शामिल होते हैं, अलग अलग जगह आपको जो है इनाम और इकराम से नवाजा जाता है। तो ये जो सफर आपने तय किया है और खुद आप एक संगठन चलाते हैं जहां पर जो है कवि सम्मेलन वगैरह करवाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और आपने अब तक कितने कवि सम्मेलन किए हैं, ताकि थोड़ी सी हमारे जो शायर हैं, नए शायर जो लिखने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा आपके बारे में और पता चले। सर, एक जो हमारा मुख्य कवि सम्मेलन है, मुशायरा है, वो हम अपने छोटे भाई जो कारगिल शहीद हैं, शहीद दातराम जी, उनकी याद में उनकी जो समाधि जो वहां पर खुर्जा के पास गांव में बनी हुई है, उस पर ही 17 हमेशा कराते हैं। सन 2000 से लेकर, क्योंकि 19 में तो वो शहीद हुए, उसके बाद सन 2000 से लेकर आज तक 17 जुलाई को हम बहुत बड़ा कवि सम्मेलन मुशायरा वहां कराते हैं। और आप सभी हम सम्मान के साथ बुलाते हैं, जो जैसी हम व्यवस्था कर सकते हैं सम्मान के साथ हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। एक हम वो है, एक हमारा संगठन है कि नारायणी साहित्य अकादमी, आदरणीय नामवर सिंह जी उसके संस्थापक रहे हैं। तो मैं 1993 से लेकर लगभग 20 साल के करीब मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, नामवर सिंह जी। तो उस पर भी नारायणी साहित्य अकादमी संगठन पर भी हमने भारत और बाहर के बाहर भी हमने बहुत सारे कार्यक्रम कराए। अब चूंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पुष्पा सिंह हुसैन जी हैं, वो भी कराती है। अब
जो वर्तमान में हमारा एक संगठन है इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल, तो उसमें भी हम उसी तरह बिना किसी भेदभाव के पूरे भारत में एक भाषा के नहीं, हम सर्व भाषा के लिए काम कर रहे हैं। जहां जिस राज्य में, जहां जिस क्षेत्र में जो भाषा है, जो बोली है, हम उनके साथ काम वहां पर कर रहे हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं, चाहे हिंदी भवन में हो, चाहे पीछे उर्दू भवन, उर्दू जो भवन है हमारा जो वहां पर हो, चाहे विश्व पुस्तक मेला वगैरह, हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के बैनर पर संगोष्ठी हैं, विचार गोष्ठी हैं, या पुस्तक विमोचन हैं, मुशायरे हैं, कवि सम्मेलन करते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज और मैं आपकी जानकारी ला दूं, इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल का जो हमने ढांचा बना रखा है, वो सेंटर बॉडी अलग है, केंद्रीय बॉडी, उसके बाद राज्यों की बॉडी अलग है। राज्यों की बॉडी में एक महत्वपूर्ण चीज है कि राज्यों की जो हमारी अध्यक्ष हैं वो सारी बहनें हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप ले लेंगे, जैसे आप कहेंगे हरियाणा प्रदेश की इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल की अध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्ण आर्य हैं, या आप ये कहेंगे मध्य प्रदेश की हैं या बिहार की हैं, तो सारी जगह की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी बहन हैं, उनके अंडर हम राज्य के हिसाब से जो भाषा बोली है, हिंदी के साथ या जो हमारी और बोली है, उनके साथ हम वहां पर काम कर रहे हैं। धनंजय साहब, मुझे उम्मीद है कि आज आपको हमारे साथ जुड़कर, हमारे साथ बात करके अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहें तो ये हमारे लिए खुशनसीबी होगी। सर, मैं केवल सजेशन नहीं, मैं केवल अनुरोध करूंगा कि जो ये बेहतरीन कार्यक्रम है, इसमें देखिए, इसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो साहित्य की, किसी भी साहित्य की जो विभूतियां हैं, आप उनको भी इसी तरह आमंत्रित करें, इस तरह से आपने मुझे किया है। तो केवल मेरा ये अनुरोध आप स्वीकार करें, क्योंकि ग्रामीण बहुत ही योग, बहुत सारी भाषाओं के साहित्यकार हैं, बहुत सारी बोलियों के हैं, लेकिन उनको भी इसी तरह आप मंच दें। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको मेरा बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप क्योंकि एक जो अपना प्रोग्राम करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कस्बों में जो आपने जो ये अपना जो है प्रोग्राम जमाया हुआ है, तो आपके नजर में जो भी इस लायक हैं, जो भी साहित्यकार हैं या गजलकार हैं, शायर हैं या किसी और फील्ड से हैं, ये हमारा प्रोग्राम सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ शायरों को बुलाते हैं, हमारे यहाँ एक्टर भी आते हैं, प्रोड्यूसर भी आते हैं, फिल्मकार भी आते हैं। तो किसी भी क्षेत्र से हो, अगर आपको लगता है, आप खुले दिल से आप हमें उनका नंबर भेजें, हम इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे और जरूर उन्हें आमंत्रित करेंगे, उन्हें मौका देंगे हम अपने प्रोग्राम में। ये हमारी खुशनसीबी होगी कि हम अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कस्बों के लोगों से, अलग अलग जबान वालों से मिले और हम भी कुछ सीखने का हमें मौका मिले। हम आपका अनुरोध नहीं बल्कि आपका हुक्म है और ये हुक्म हमें कबूल है। सर धन्यवाद सर, आपका विशेष धन्यवाद और आभार कि मुझे बहुत शुक्रिया। उम्मीद बहुत शुक्रिया सर। बस आप अपना ख्याल रखें और ऐसे ही लिखते रहें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। सर धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद सर।